नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर महेश चारण के। जैसा कि आपको पता है, कोरोना महामारी का काल चल रहा है। आप सभी लोग घर पे रहें और अपनी स्टडी को सुचारू रख सकें। इसके लिए मैं आपके लिए राजस्थान के आगामी जितने भी एग्जाम है उनके लिए इतिहास विषय, भारत और राजस्थान, साथ ही कला और संस्कृति के वीडियो आपके लिए नियमित रूप से बनाकर डालता रहूंगा। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ये बताएं कि मुझे और किस तरीके से आपकी मदद कर सकूं, किस तरीके से आपकी सहायता कर सकूं, ताकि आप लोग अपने सपने साकार कर सकें। और मैं आपके लिए कितना प्रयास करने के लिए और मेहनत मुझे करने की जरूरत है। तो सीधी सी बात है, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के इतिहास और भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो इतिहास विषय है, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतिहास है क्या, इतिहास शब्द आया कहां से और इतिहास हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो ये सारी बातें हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो आप लोगों के लिए आरएएस, एसआई, पटवार और ग्राम सेवक, विशेष तौर से इन एग्जामों को टारगेट करते हुए मैंने संपूर्ण तैयारी के साथ ये वीडियो सेशन शूट किया है। तो आप सभी लोगों से मुझे आशा है और सहयोग की मुझे उम्मीद भी है। तो अब देखते हैं कि इतिहास है क्या। तो इतिहास विषय, इतिहास हिस्ट्री, इतिहास जो शब्द है ये आया कहां से है। तो ध्यान रखना, ये आपके एक यूनानी वर्ड है, उससे बना है। यूनानी वर्ड से, यूनानी वर्ड शब्द है उससे बना है। और यूनान का जो शब्द है जिसका नाम है हिस्टोरिका, उससे हिस्ट्री शब्द बना है। और हिस्टोरिका से ही आपके इतिहास विषय बना है। और इस इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ है, जो कह सकते हैं इसका संधि विच्छेद है, वो है इति धन है प्लस आस। इति धन है, धन आस है, जिसका अर्थ ये होता है कि ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था। जिसका अर्थ क्या होता है, ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था, ये इसका अर्थ निकलता है। तो इतिहास जो विषय है वो आपका अतीत का वर्तमान में जो अध्ययन करते हैं उसी को कहा जाता है। तो ऐसा ही निश्चित रूप से पहले हुआ था जिसको हम आज लोग पढ़ रहे हैं। तो इतिहास यूनान शब्द से बना है, यूनानी शब्द है उससे बना है। और सबसे पहले जो इतिहास लिखने की जो कोशिश की है वो यूनानियों ने ही सबसे पहले की है। और इसको लोगोग्राफ के नाम से इन्होंने संबोधित किया था, लोगोग्राफ। तो अब बात करते हैं कि जो इतिहास है, इस इतिहास के बारे में विश्व, राजस्थान और भारत, विश्व, भारत और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से। तो विश्व में जो इतिहास है, इनसे सामान्य जो सवाल पूछे जाने वाले, क्योंकि अपने को पूरी जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि इतिहास विषय है, इसकी शुरुआत कब से हुई लिखी। वैसे तो जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पॉलिटिकल है, आपकी पब्लिक एड है, या आपके कोई भी अर्थव्यवस्था है, इन सभी सब्जेक्टों की या इन सभी विषयों की जो जननी है वो कौन सी, आपकी इतिहास विषय है। लेकिन फिर भी देखो, विश्व में इतिहास का जो पिता है वो कहते हैं आपके हेरोडोटस को कहते हैं इतिहास का जनक, कहते हैं विश्व में। और इन्होंने विश्व में सबसे पहले लिखने की कोशिश की। और ये हेरोडोटस है, ये रहने वाले थे कहां के, यूनान के। तो यूनान वासियों ने ही सबसे पहले इतिहास लेखन की कला सीखी और इन्होंने कोशिश की लिखने की। और यूनानियों के बाद में नाम आता है रोम के देशों का। रोम के देश था, वहां के नागरिकों, रोम इटली के देशों ने इतिहास लिखने की कोशिश की। तो हेरोडोटस भी यूनान देश का था। और इसका शासनकाल, यह समय आता है वो आता है 494 से लेकर 420 बीसी तक रहता है। जो ये बीसी मैंने लिखा है, इसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटना, मतलब ईसा पूर्व। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर इतिहास जानना है तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ हेरोडोटस ने क्या किया,
अपनी एक बुक लिखी, बुक थी इसकी जिसका नाम आता है द हिस्टोरिका। और इस द हिस्टोरिका नामक पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले ग्रीक और फारसियों के बीच में जो युद्ध हुआ उस युद्ध को लिखने की कोशिश की। उस घटनाक्रम को इन्होंने अपने पन्नों के अंदर उकेरा और वही घटनाक्रम आगे चलकर क्या बन गया, इतिहास बन गया। तो इन्होंने सबसे पहले इस हिस्टोरिका बुक में आपके ग्रीक और फारसी युद्ध का क्या किया इन्होंने, वर्णन। साथ ही साथ इसमें आपके भारत और आपके फारस के बीच में युद्ध का भी क्या मिलता है, वर्णन। भारत और फारस देशों के साथ जो व्यापार था उस व्यापार का भी क्या मिलता है, आपको वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से आपकी द हिस्टोरिका पुस्तक है वो हेरोडोटस ने लिखी थी। इनका समय 494 से लेकर 420 माना जाता है और इन्होंने सबसे पहले इतिहास लेखन की कला सीखी, इसीलिए इन्हें इतिहास का क्या कहते हैं, विश्व में पिता कहते हैं या फिर जनक कहते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग बताते हैं कि ये क्या है, एक तरह से झूठ का पुतला है। तो कह सकते हैं कि इनको हेरोडोटस को एक उपनाम दिया गया, झूठ का पिता, ये इनका उपनाम दिया गया कुछ इतिहासकारों ने। तो इस प्रकार से विश्व में इतिहास का जनक है वो हेरोडोटस है। अब बात कर लेते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य से। भारत के परिप्रेक्ष्य से इतिहास है, इतिहास के अध्ययन को कहते हैं अपन पुरातत्व शास्त्र, एरार्चियोलॉजी। ध्यान देना है, भारत परिप्रेक्ष्य है तो भारत के परिप्रेक्ष्य से ध्यान देना है। भारत में जो इतिहास है इसके जो जनक है वो है आपके महर्षि वेद व्यास जी। महर्षि वेद व्यास जी है जिन्होंने सबसे पहले भारत में इतिहास लेखन की कला की शुरुआत की और इन्होंने महाभारत जैसे युद्ध का क्या किया, वर्णन किया। महाभारत का इन्होंने क्या किया, वर्णन किया। और महाभारत है, ये महाभारत लगभग 1 लाख श्लोकों का एक महान ग्रंथ है महाभारत, याद रखना है। और महाभारत में ही आपको वर्णन मिलता है कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध का। कौरवों और पांडवों के बीच में महाभारत का जो प्रसिद्ध युद्ध है ये आपके कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। वर्तमान में ये पड़ता है कुरुक्षेत्र हरियाणा में। तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था और ये जो युद्ध है ये लगभग चला था 18 दिनों तक। और बाद में कहते हैं कि इस महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रज्जबनामा के रूप में किया गया और इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया आपके व्यक्ति का नाम आता जिसका नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। ये वही बदायूनी है जिसने हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा या प्रत्यक्षदर्शी वर्णन किया था। और इन्होंने इस युद्ध में कहा था कि मैं राजपूत सैनिकों की जो कह सकते रक्त है उससे अपनी दाढ़ी को क्या है, रंगूंगा। तो इन्होंने रगा था अपने दाढ़ी को। तो विशेष तौर से अब्दुल कादिर बदायूनी है जिसने रजबनामा के नाम से महाभारत का क्या किया है, अनुवाद किया है फारसी भाषा में। और विशेष तौर से याद रखना है भारत में इतिहास का जो पिता है वो वेद व्यास जी को मानते हैं। अब बात कर लेते हैं हम राजस्थान, इससे स्पेशल राजस्थान है। तो राजस्थान में इतिहास का पिता है, ये उस समय के ब्रिटिश राज में पॉलिटिकल एजेंट हैं। उनका नाम आता है कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान में इतिहास का पिता माना जाता है।
कर्नल जेम्स टोड उस समय पश्चिमी राजपूताना स्टेट उस मध्य प्रांत था, उसके क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट बनकर नियुक्त होकर आए थे और ये अपने राजपूताना के पश्चिमी क्षेत्र में सेवाएं दे रहे थे। उसी समय इनको राजस्थान के इतिहास में रुचि दिखी और इन्होंने लेखन परंपरा शुरू कर दी। कहते हैं कि ये घोड़े पर घूम घूम कर अपना इतिहास लिखा करते थे, तो घोड़े पर घूमने के कारण इनको घोड़े वाला बाबा कहा जाता था। घोड़े वाले बाबा के नाम से इनको जाना जाता है इतिहास में। साथ ही साथ कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक लिखी थी 1829 में, जिसका नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज। द एनाल्स, कौन सी पुस्तक लिखी थी? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक लिखी और इसमें राजस्थान का व्यवस्थित जो इतिहास है उसके लेखन की या उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। आगे चर्चा करेंगे इनके बारे में विशेष तौर से, क्योंकि अपने राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में माने जाते हैं। तो जब राजस्थान के इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड है, घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। कई बार इतिहास में सवाल पूछा जा चुका है। 1829 में इनकी पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, और यह वही पुस्तक है जिसमें सबसे पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ और राजस्थान और रजवाड़ा ये दो अन्य शब्द भी इसके लिए संबोधित किए गए थे। किसके लिए? राजपूताना के लिए। तो आप सबको पता होगा कि विश्व में इतिहास का पिता हेरोडोटस है, भारत में महर्षि वेदव्यास जी है और राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड है। तो आप लोग इतिहास है, इस इतिहास के इस का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सके। अब आपको ध्यान देना है कि जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास को पढ़ने से पहले हमें यह जानकारी होना जरूरी है कि ये तिथि, क्योंकि मैंने बताया कि जो इतिहास होता है वो आपका अतीत का वर्तमान में अध्ययन है, या किसी भी भूतकाल में या किसी भी अतीत में हुई घटना का वर्तमान में क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। उस अध्ययन को क्या बोलते हैं? हम लोग इतिहास बोलते हैं। तो वो घटना है तो घटना को लिखेंगे, और लिखने के लिए उसके लिए क्या होती है? एक तिथि होती है या तारीख होगी। तो वो तिथि या तारीख कैसे याद करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो उसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं। और ध्यान रखना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है। आरपीएससी हो चाहे आपका आरएसएमबी बोर्ड हो, हर बार यहां से एक निश्चित सवाल पूछता है कि तिथि कैसे निकालते हैं। देखो, तिथि या डेट, तिथि या डेट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये आपके हैं ईसा मसीह जी। इनका जन्म हुआ, और जन्म जब होता है उसको बोलते हैं जीरो, इसको बोलते हैं ईस्वी की शुरुआत यहां से होती है। यहां जीरो काउंट करेंगे और इसके इधर का जितना भी समय होगा वो ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना होगी। ये होगी जन्म के बाद, जन्म के बाद की घटना, जिसे हम एडी में लिखते हैं या एनो डोमिनी। और इनके जन्म से पूर्व की जो घटना है ये क्या लिखेंगे? इसको जन्म से पूर्व, जिसे कहेंगे ईसा पूर्व, जिसे हम बीसी लिखते हैं, बिफोर क्रिस्ट लिखते हैं। अब जन्म के बाद की घटना है वो हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होगी, और ये क्या है? आपके घटते हुए क्रम में होगी। वर्तमान में आपके सन 2021 चल रहा है, तो 2021 सन या 2021वीं ये ईस्वी चल रही है। तो आपको पता है कि इस तिथि को यहां से काउंट किया गया है 2000, यानी 0 से लेकर 2021 तक। तो लगभग 2021 वर्ष तो ये हो गए, और इससे पूर्व की जो घटनाएं होगी वो ईसा के जन्म से पूर्व की घटनाएं होगी। तो हम बात करें तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से, विशेष तौर से, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जो सभ्यता आती है उसका नाम है गणेश्वर।
सभ्यता। और ये गणेश्वर सभ्यता ये सीकर में है और इसका जो समय है वो लगभग 2800 बीसी है। तो 2800 बीसी का मतलब 2800 साल ये हो गए और 2021 साल ये हो गए, तो लगभग 5000 साल का समय है अपने राजस्थान के इतिहास का हमें जानकारी मिलती है। अब गणेश्वर सभ्यता के बाद में आता है आपके सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये कालक्रम में बता रहा हूं, इससे क्या है आपका इतिहास थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आपको पढ़ने में थोड़ा सा सहूलियत होगी। सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका समय भी 2300 से लेकर 1750 बीसी तक माना गया है। यह समय निकाला जाता है आपकी कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर। जो कार्बन 14 होता है उसका अपरूप है कार्बन का, उससे ये निकाला जाता है और जीवाश्म की अर्धायु काल निकालकर उससे पता लगाया जाता है कि ये कितने समय या कितने साल पुराना है। तो इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता है 2300 से लेकर 1750 बीसी। इसके बाद आती है आपकी आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता है, इसका शासन का समय आता है आपका 1900 से लेकर 1200 बीसी। इसके बाद ध्यान देना है, आहड़ सभ्यता है, चर्चा करेंगे विस्तार से, उदयपुर में है आपके आयड़ नदी के किनारे। इसके बाद आती है आपकी वैदिक सभ्यता। वैदिक जो काल आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वैदिक काल है, इसका समय रहता है आपके 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। तो मतलब वैदिक काल को भी दो तरीकों से बांटकर पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये समय आ गया आपका वैदिक काल। वैदिक काल के बाद में शुरुआत होती है आपके जैन और बौद्ध, जैन व बौद्ध धर्म की। यह आपका लगभग 5वीं और 4वीं जो शताब्दी ईसा पूर्व थी उसकी बातें हैं। उसके बाद अपने देश के अंदर आ जाता है मौर्य काल, मौर्य काल या मौर्य युग। और इसी मौर्य काल या मौर्य युग के अंदर ही ध्यान देना है, यहां पर 57 बीसी में एक संवत है जिसका नाम आता है विक्रमी संवत। विक्रमी संवत की क्या होती है, शुरुआत होती है। और यही विक्रमी संवत आपका आपका हिंदू पंचांग, हिंदू पंचांग है। जो हिंदू धर्म है इसमें राष्ट्रीय या कह सकते हैं आपका हिंदू पंचांग है, वो किसे माना जाता है, विक्रमी संवत को माना जाता है। विशेष तौर से याद रखना है, जो आपके हिंदू मास के महीने होते हैं चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक मंगसर पौष, तो उनकी जो तिथियां होती है उनकी जो जानकारी है वो हमें इस पंचांग के आधार पर मिलती है। इसके बाद आ गया आपका जीरो, मतलब ईसा मसीह का जन्म हो गया। और इसके बाद की जितनी भी घटनाएं होगी वो किस में आएगी आपके, वो एडी में आएगी, एनो डोमिनी में आएगी। ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं आएगी। और यहां से भी ध्यान देना है, कैसे सवाल बनते हैं कि यहां पर याद रखना है विशेष तौर से 78 ईस्वी। सबसे पहले 78 ईस्वी में क्या होता है, एक संवत था जिसका नाम आता है शक संवत की क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है, शक संवत की शुरुआत होती है। और शक संवत है वो अपने भारत का क्या है, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय पंचांग माना जाता है इसको है। इसके बाद देश में हमारे आता है गुप्त काल। गुप्त काल में आपके गुप्त संवत की क्या होती है, शुरुआत। और इसकी शुरुआत होती है 319 से लेकर 320 ईस्वी में। गुप्त संवत के बाद में आता है आपके मुस्लिम संवत जिसका नाम है हिजरी संवत। इसकी शुरुआत होती है 622 ईस्वी में, मोहम्मद साहब के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और ये आपका एक मुस्लिम पंचांग है या क्या है आपका इस्लामिक पंचांग, इस्लामिक पंचांग है।
मोहम्मद साहब ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद आता है आपके राजपूत काल, राजपूत इरा। यह है आपके 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। राजपूत काल का जब पतन होता है तो देश के अंदर आ जाता है फिर आपकी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल है तो वो लगभग रहता है आपका 1206 से लेकर 1526 ईस्वी। जब दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया तो फिर देश के अंदर आ जाती है आपकी मुगल काल की सत्ता, मुगल काल। और मुगल काल रहता है 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक माना जाता है। मुगल काल के बाद में देश के अंदर आ गई ब्रिटिश कंपनियां, मतलब अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजों के शासन में बाद में देश में हो गई 1857 की क्रांति। उसके बाद देश में होता है आपकी क्या है, पुनर्जागरण, या फिर राष्ट्रवाद का क्या होता है, उदय होता है। और उसी राष्ट्रवाद के साथ देश में स्वतंत्रता संग्राम चलता है और भारत 1947 में क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। तो इस प्रकार से भारत का जो इतिहास है वो आपको इस तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल भी दिमाग के अंदर क्या है, टेंशन नहीं लेनी है, वरना टेंशन तो कहीं से भी आ सकती है। तो आपने को बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, आहिस्ते आहिस्ते पढ़ना है। तो देखो, तो याद कैसे करोगे, तिथि या कैलेंडर कैसे निकालते हैं, डेट कहते हैं कैसे निकालते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो घटनाएं होती है उनको बीसी में लिखते हैं, और बाद की जो घटनाएं होती है उनको एडी में लिखते हैं, या ईस्वी या सन में लिखते हैं। ये होती है वो सब क्या होती है, घटते हुए क्रम में, ये क्या है आपके बढ़ते हुए क्रम में है। ये जो ईरा है, अब इसको एक दूसरे नाम से और जाना जाता है। आरपीएससी ने एग्जाम में पूछा कि बीसीई की फुल फॉर्म क्या है। बीसीई आप सबको पता है, ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे इसका, बिफोर क्रिस या बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म के पहले की घटना है, उसको बीसी में लिखते हैं। लेकिन इसका फुल फॉर्म पूछ लिया आपके, तो इसका अर्थ होता है बिफोर द कॉमन एरा, बिफोर द कॉमन इरा बोलते हैं इसको। और एक होता है आपका इधर जिसको बोलते हैं सीई, इसको बोलते हैं कॉमन इरा। इसको क्या बोलेंगे, कॉमन इरा बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखना। तो ये बात वही है, सेम है दोनों, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, सेक्युलर जो इरा है उसके अनुसार इसको काउंट किया गया। सेक्युलर इरा है उसके तहत इसको काउंट किया गया। तो इसका अर्थ तो होता है बिफोर, बिफोर द कॉमन इरा। याद रखना, ये पूछा जा चुका है, तो थोड़ा सा विशेष तौर से इस पे गौर करना है। और उसके बाद में आपको गणेश्वर सभ्यता 2800 बीसी, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये है आपके 2300 से लेकर 1750 बीसी। उसके बाद आहट सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल, जैन बौद्ध धर्म आता है, महाजनपद काल आया, मौर्य काल आया। उसके बाद आपके विक्रमी संवत की शुरुआत हुई, और फिर 78 ईस्वी में आपके शक संवत की शुरुआत हुई। इसके बाद गुप्त संवत की शुरुआत होती है, हिजरी संवत की शुरुआत होती है, राजपूत काल आता है। 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो समय है वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है इतिहास में। फिर दिल्ली सल्तनत आ जाती है, जब दिल्ली पर जिसका अधिकार होता है उसको दिल्ली सल्तनत या दिल्ली काल बोला जाता है। उसके बाद मुगल काल आ जाता है, मुगलों के द्वारा, ये तुर्क आक्रमणकारी थे और ये मुगल, ये ठीक है। इसके बाद अंग्रेज आ जाते हैं, अंग्रेजों का शासन होता है। अंग्रेजों के शासन को उखाड़ने के लिए फिर 1857 की क्रांति होती है, और 1857 की क्रांति ने हमारे बीच में एक राष्ट्रवाद या देश प्रेम का बीज बो दिया। और उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम चलते रहते हैं, और धीरे धीरे 1947 में भारत को क्या मिल जाती है, आजादी मिल जाती है। तो यहां तक के घटनाक्रम को हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, ध्यान देना है। एक तो आपका विक्रमी संवत, वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक आपका शक संवत, राष्ट्रीय पंचांग क्या है, शक संवत है। एक आपका गुप्त संवत और एक आपका हिजरी संवत। ये चारों के चारों बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पूछे जा चुके हैं, आरपीएससी ने भी पूछ लिया है
और आपके यूपीएससी के एग्जाम में भी इसे पूछा जा चुका है, एसएससी भी पूछ चुकी है इसको, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। विशेष तौर से मैं बता दूं आपको कि दो चीजें और याद रखनी है कि जो आपका विक्रमी संवत है और शक संवत में है, इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो होता है 135 वर्षों का। 135 वर्षों का अंतर होता है, क्योंकि 57 और 78 कितना होता है, जोड़ लो, कितने हो गए आपके 135। रही दूसरी बात, इस हिंदू पंचांग से हम विक्रमी संवत निकालते हैं। क्या निकालते हैं? विक्रमी संवत। और विक्रमी संवत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सोलर ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है उसके सन के अंदर क्या कर देना चाहिए, विक्रमी संवत को ऐड कर देते हैं। तो जब इसको जोड़ दिया जाता है तो ध्यान रखना 2021 प्लस 57 कितना हो गया, अभी कौन सा विक्रमी संवत चल रहा है, 2078 विक्रमी संवत चल रहा है। ये हिंदू नववर्ष है, हिंदू पंचांग माना जाता है, जिसे चैत्र शुक्ल एकम के दिन से आपके हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। तो इस प्रकार से इसको हमें ध्यान रखना है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको घर पर लिखने की कोशिश करना, ताकि आपको इतिहास इतना बड़ा सब्जेक्ट ना लगे, बिल्कुल एक छोटे से एक पन्ने पर आराम से कवर किया जा सकता है और आपको काफी सारी मदद मिलेगी इतिहास को पढ़ने में। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चर्चा करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, सिंधु, ये इतिहास का तिथि ज्ञात करने का तरीका था। अब पढ़ लेते हैं राजस्थान के इतिहास की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जो हम इस वीडियो में और आगे आने वाले वीडियो में उनको पढ़ेंगे कंटिन्यू। तो मेरा जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं, अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो बनाऊं, और वो आपके जो आरपीएससी और आरएसएमबी बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम आने वाले समय में है, तो उनके लिए वो आपके लिए मददगार साबित हो। मददगार ही नहीं, मैं ये चाहता हूं कि आप अगर इन वीडियो को अंत तक देखेंगे और अच्छी तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन भविष्य में जरूर होगा। इतिहास का पाठ्यक्रम बात कर लेते हैं अपन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से स्पेशल। राजस्थान के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो राजस्थान का जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। देखो कैसे, एक तो आपका आता है प्राचीन इतिहास। सभी को पता है जब भी इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जो आपकी एंसेंट हिस्ट्री है उसके बारे में डेफिनेटली आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में आती है आपके मध्यकालीन, या जिसे बोलते हैं अपन मिडाइवल हिस्ट्री होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में आती है आपकी आधुनिक, मॉडर्न, जो वर्तमान आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास के बाद में पढ़ते हैं अपन कब तक का, जो आपका अब तक का, ये ध्यान देना है। तो राजस्थान का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, आप लोग भी इसी तरह नोट्स बना ले अपने, और मैं डेली आपके लिए ऐसे ही लेक्चर डालता रहूंगा। तो आपको क्या करना है, पाठ्यक्रम को पहले विभाजित करना है और पाठ्यक्रम का अच्छे से एनालिसिस करना है, और उसके बाद में ही तैयारी करनी है कि आपका कौन सा टॉपिक क्लियर हो गया है। तो आरएएस, एसआई और पटवार और ग्राम सेवक, इनको टारगेट करके मैंने ये वीडियो बनाए हैं। हर एग्जाम में आपके लिए मददगार साबित होंगे। एंसेंट हिस्ट्री है तो इसमें ध्यान रखना अपने राजस्थान में क्या क्या चीजें पढ़नी है अपने को। तो आप सबको पता है, मैंने बताया कि हमें इतिहास की अगर जानकारी मिली है तो किससे मिली है, उसके कोई ना कोई साक्ष्य या कोई प्रमाण जरूर होंगे। तो लिखित इतिहास है या अलिखित इतिहास है तो उसके कुछ ना कुछ प्रमाण जरूर मिले। तो इसीलिए ध्यान रखना, सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान के इतिहास के जानकारी के प्रमुख स्रोत। जानकारी के स्रोत, क्या क्या सोर्स थे जिनसे हमें ये पता चला है कि ये राजस्थान का इतिहास है, इतना प्राचीन है। एक समय था जब हमें केवल मौर्य काल तक की ही जानकारी मिलती थी, लेकिन पुरातात्विक विभाग की जब से स्थापना हुई या जब से पुरातत्व विभाग आया, तब से फिर क्या है, खोजें हुई, और खोज होने के बाद में हमें 2800 ईसा पूर्व की भी क्या है हमें जानकारी मिली। और इस प्रकार से राजस्थान का इतिहास है वो लगभग 5000 साल पुराना बताया जाता है। तो जानकारी के स्रोत हैं। जानकारी के स्रोत आपके
कोई भी सामग्री हो सकती है जो पुरातात्विक विभाग के द्वारा खोदी जाती है, खुदाई में जो निकली हुई सामग्रियां हैं वो हो सकती है, या फिर कोई साहित्य, जैसे कोई भी यात्री आया तो उसका वर्णनांत आ जाता है, या फिर कोई ग्रंथ है, या कोई धार्मिक जैसे जैन बौद्ध धर्म से संबंधित है, या आपके रामायण महाभारत है, ये सब क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। तो इनसे संबंधित जितने भी है ये सब क्या है, इतिहास की जानकारी के क्या है, स्रोत है। सामग्रियों में आपके शिलालेख आ सकते हैं, अभिलेख आ सकते हैं, ताम्रपत्र आ सकते हैं, सिक्के आ सकते हैं, या मृद भांड आ सकते हैं। इसके बाद पढ़ना है हमें राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं, ध्यान देना है। इन दोनों टॉपिक से आरपीएससी इन सवाल एग्जामों में निश्चित तौर से 2-2 सवाल या 3-3 सवाल यहां से निश्चित आते हैं। इन दोनों टॉपिक से ध्यान देना है। जानकारी के स्रोत और प्राचीन सभ्यताओं से 3 सवाल निश्चित तौर से हर बार हर एग्जाम में मिलेंगे आपको। तो विशेष तौर से राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ेंगे, जिसमें कालीबंगा है, रंगमहल है, आहड़ है, गणेश्वर है, आपकी जो नोर है या गिलूंड है, ऐसी कई सारी बागोर की सभ्यता है। इन सभी के बारे में हम चर्चा आने वाले वीडियो में करेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका महाजनपद काल। महाजनपद काल है वो पढ़ेंगे। महाजनपद काल के बाद में पढ़ेंगे अपन मौर्य काल, क्योंकि राजस्थान में भी मौर्य काल का कुछ समय रहा था, जिसकी वजह से आप लोगों को पता हो तो आपने देखा होगा कि बप्पा रावल ने मानमोरी राजा से चित्तौड़ का दुर्ग जीतकर फिर अपना राज्य वहां पर किया था। तो मौर्य काल भी यहां पढ़ेंगे। बेराट की जो सभ्यता है वहां से भी मौर्य वंश के हमें क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। साथ ही फिर मौर्य काल के बाद में हमें पढ़ना है कि विभिन्न राजपूत राजवंश हुए, उन राजपूत राजवंशों का उदय कैसे हुआ। तो राजपूतों का उदय कैसे हुआ इसको भी पढ़ना है। राजपूत काल, राजपूत काल का उदय कैसे उदय हुआ, इनका उदय होने के बाद में इनके बारे में, इनकी उत्पत्ति के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जब इनका उदय हो जाता है, इनका राज्य राजस्थान में स्टेबलाइज हो जाता है या आसपास के क्षेत्रों में हो जाता है, तो उसके बाद में क्या है कि इन विभिन्न राजवंशों, उसके बाद आ जाता है आपका मध्यकालीन इतिहास। और इसके अंदर पढ़ेंगे हम जो आपके राजवंश है, जितने भी राजवंश है राजस्थान के, इन राजवंशों प्लस जो दिल्ली के अंदर उस समय जो सरकार होगी या जिसे कह सकते हैं शासन होगा, जिसे बोलते हैं दिल्ली सल्तनत, इनके साथ जो भी इनके संबंध रहे वो पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अपन वही आपके राजपूत मुगल संबंध पढ़ेंगे, मतलब मुगल और राजपूतों के बीच में जो गहरे संबंध थे उस समय के, उनके बारे में भी चर्चा विशेष तौर से करेंगे। और यहां से निश्चित सवाल हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद में आ जाते हैं आपके धार्मिक आंदोलन, जैसे आपने पढ़ा होगा दादू पंथ है आपके, है ना, कबीर पंथ है, दादू पंथ है आपके, आपके कतरिया सरकार जो आपका आपके क्या ना, कतरिया सरकार है आपका, जसनाती संप्रदाय है, राम स्नेह संप्रदाय वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक आंदोलन, उनके बारे में, मीराबाई के बारे में, इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जैसे ही मराठाओं का आगमन होता है राजस्थान में, मराठाओं का आगमन, और मराठाओं से निजात या इनसे छुटकारा पाने के लिए इन राजपूत शासकों ने फिर की किनसे संधियां, अंग्रेजों से या ब्रिटिश कंपनियों से संधियां की। और इसी वजह से फिर क्या हो गया, राजस्थान में ब्रिटिश राज की स्थापना कैसे होती है। और स्थापना होने के बाद में ब्रिटिश या अंग्रेजों ने भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर जो सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ जो धार्मिक रूप से जो परिवर्तन किए, उन परिवर्तनों को पढ़ेंगे जो 18वीं और 19वीं सदी के अंदर अपने राजस्थान में होते हैं। उन परिवर्तनों को पढ़ेंगे। परिवर्तनों को पढ़ने के साथ ही ये सब क्या करते हैं, कारण बन जाते हैं किसके, 1857 की क्रांति के। और फिर पढ़ेंगे हम लोग 1857 की क्रांति 1857 ईस्वी की, ये पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद में देश में राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है, राजनीतिक आंदोलन होता है, और इस प्रकार से राजस्थान और पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन होते हैं। और इन किसान आंदोलनों की चर्चा करेंगे विशेष तौर से राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से। किसानों के साथ साथ जनजातीय, मतलब जनजातियों के उत्थान के लिए भी विशेष प्रकार के आंदोलन हुए, तो इनको भी पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर चर्चा करेंगे।
फिर उसके बाद में राजनीतिक जो आंदोलन चले उनको बोलते हैं प्रजामंडल, क्योंकि देशी रियासतों के अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रजामंडल आंदोलन चलाए गए थे अपने राजस्थान में। और प्रजामंडल की देन थी कि बाद में चलकर अपने राजनीतिक अधिकार मिले और हमारे स्वतंत्रता प्राप्त हुई आपकी। और उसके बाद में होती है स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान है राजस्थान का वो पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे। और लास्ट जो अंतिम टॉपिक है कि इन सभी घटनाओं के पीछे जो महत्वपूर्ण इतिहासकार थे या महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे या महिलाएं थी जिन्होंने योगदान दिया, तो इसमें पढ़ेंगे अपन व्यक्तित्व व महिलाओं का योगदान। ये टॉपिक भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से राजस्थान के इतिहास से दृष्टि से ये महत्वपूर्ण आपके क्या है टॉपिक है, जिनसे एग्जाम में निश्चित सवाल आते ही आते हैं। अब मैं बात करूं पाठ्यक्रम में कि सबसे ज्यादा सवाल कहां से आते हैं, तो मैं अभी बता देता हूं 60% हिस्सा है वो आपके आधुनिक इतिहास पर फोकस किया जाता है, टारगेट किया जाता है, कोई भी एग्जाम होता है उसका। तो लगभग 60% सवाल यहां से आते हैं। उसके बाद में 25 से 30% सवाल आपके यहां से कवर होते हैं। और बचा कुचा है वो आपका 10 से 15% आपके कहां से आता है, प्राचीन इतिहास आता है। तो आरएस हो या चाहे आपके पटवार हो या एसआई हो, कि उनमें 15 से 20 सवाल रहते हैं। उनमें से ज्यादातर सवाल आपके कहां से पूछे जाते हैं, आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं। और उसके बाद में मध्यकालीन इतिहास से पूछे जाते हैं और प्राचीन इतिहास से पूछे जाते हैं। तो मेरा यही मोटो रहेगा, मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि आप सब लोगों को इन टॉपिक्स की बेहतरीन तैयारी कराऊं, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दूं और अच्छे अच्छे वीडियो आपको उपलब्ध कराऊं। तो आप सभी से मेरा आग्रह है, ये मेरा छोटा सा प्रयास था आपके लिए। आज ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं आपको केवल और केवल इन एग्जाम्स के बारे में गाइड के लिए कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, आपका इनमें क्या है थोड़ा सा इंटरेस्ट या रुचि पैदा होगी। और रुचि पैदा होगी तो आप ये समझ लेना कि आप क्या है नौकरी के नजदीक हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इनको पढ़ेंगे, एक एक वीडियो अलग अलग से बनाकर आपके लिए डालता रहूंगा डेली। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप मेरे इस छोटे से प्रयास के लिए मुझे योगदान दे, सहयोग दे। और आप सभी से मैं उम्मीद आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद तहे दिल से।